एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की कुंजी। मैं प्रियंका एक बार फिर से आपके साथ। और आज हम करेंगे, हमारा आज डे 6 है, जहां पर हम करेंगे 126 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन एनालिसिस, जहां पर हम पर डे 25 क्वेश्चन एनालाइज करते हैं केवीएस मदान की बुक के। ठीक है, और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए, ताकि हम पेपर 1 अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, और हमारा मोटो है कि पेपर 1 में 80+ मार्क्स लाने का, तो उसके लिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर ये आपका आज फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इसके प्रीवियस हमारे 5 क्लासेस और हो चुके हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के नाम से। तो वहां पर जाके आप मेरे प्लेलिस्ट पे आप वो सारे क्लासेस भी देख सकते हैं। हार्डली 15 से 20 मिनट का हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। टू बी कॉन्फिडेंट that a cause and effect relationship exists, it is necessary to। cause and effect relationship की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर cause and effect relationship की बात हो रही है। अगर आपने मेरे प्रीवियस 5 क्लासेस अगर आपने देखे होंगे तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको कई बार क्लियर कराया कि cause and effect जैसे ही वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे हम जानते हैं कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आती है। जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आती है तो डेटा मैनिपुलेशन का बात आता है। जब डेटा मैनिपुलेशन का बात आता है तो वहाँ पे कंट्रोल्ड वेरिएबल की बात आती है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। तो अब हम ऑप्शन को पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा नियर बाई में आता है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन है इंगेज इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ओके, सेकेंड है डेवलप अ पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन का बात यहाँ पे नहीं हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का बात नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं होगा। एक हमारा ऑप्शन क्या बच गया, परफॉर्म अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कंट्रोल्ड करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, और उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। इसीलिए इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, इसलिए इसे कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या है, हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे पास दिए गए हैं। देखिए, इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू। सबसे पहले समझना है, देखिए ये इंटरव्यू जो है ये हमारा रिसर्च का एक मेथड है। जब आप थीसिस लिखने जाओगे या फिर आप रिसर्च पेपर लिखने जाओगे तो हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वो प्राइमरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है इंटरव्यू। कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रेडी करते हैं, और जो भी क्वेश्चन हमें चाहिए होते हैं उनके आंसर हम लेते हैं, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू जहाँ पे सारे चीज प्री प्लान्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या, जो सडनली हो जाता है, अब कुछ प्री प्लान नहीं होता, इस तरह के इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल समझ लीजिए, उसी वे में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर भी होता है। उसके बाद होता है फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है कि उसमें जो रिसर्चर रहता है ना वो अपने क्वेश्चंस को लेकर फोकस्ड रहता है कि हाँ मुझे इसी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। वो क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा कि जो उसे आंसर चाहिए उसे वही आंसर वहां से क्वेश्चनर के थ्रू निकालना होता है। और क्लिनिकल इंटरव्यू होता है। ठीक है, चलिए हम आप ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच। सेकेंड, अटेंशन ऑन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट वाला, नन डायरेक्टिव। ठीक है ना, तो चलिए जो हमें आता है पहले वो मिलाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चर इंटरव्यू बात कर रहा है तो अभी हम ये पढ़े थे कि ये क्या होता है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होता है, 1 का 4 हो गया। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसे हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। फोकस्ड में हम क्या बताए थे कि फोकस्ड में हम अपने क्वेश्चंस को लेके, हम अपने आंसर्स को लेके, हम अपने जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको लेके हम बहुत फोकस्ड रहते हैं कि हमें क्या चाहिए। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका अटेंशन ऑन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अब बच गया हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू, वो क्या हो जाएगा, वो होता है इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। अब क्या है, ए का 4 है, बी का 1 है। अब देखते हैं कि ये हमारा कहाँ मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में। तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर गया, ए का 4
एंड बी का 1, और किसी में तो ए का 4 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि अच्छा इसके बारे में हम क्या जानते हैं। जो जानते हैं एक बार माइंड में रिपीट कर लेना, फिर ऑप्शंस देखना, तो क्विकली बनता है, वहाँ पे एरर ऑफ चांसेस जो होते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है ना, तो ये अप्रोच हमारा एग्जाम में रहना चाहिए। हमारा अप्रोच बहुत मैटर करता है। आंसर तो देना एक अलग बात होती है, रट लेना अलग बात होती है, लेकिन अप्रोच, सही टेक्निक यूज करना, ये होती है टॉपर की निशानी। और कम समय में एग्जाम को क्रैक करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि आपने अपने क्या अप्रोच लगाया है एग्जाम में, किस तरह से आप सॉल्व करते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है ना, आज का क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ आपको आज सीखने मिलेगा। आज के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है। रिसर्च के प्रोसेस आपने पढ़े होंगे, वहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आइडेंटिफाई द सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप। जब आप रिसर्च करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आप प्रॉब्लम को देख लेते हो, प्रॉब्लम को निकाल लेते हो, उसके बाद आप टाइटल, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू और हाइपोथेसिस वगैरह सब लगाते हो। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, चारों सिमिलर हैं कि सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि चारों ही एकदम सिमिलर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को खोजना। क्या प्रॉब्लम है हमको उसे खोजना है, सेलेक्ट नहीं करना। सेलेक्ट तो बाद में करेंगे, सर्च करना और फाइंडिंग करना भी लगभग सेम है। तो ये आपका ऑप्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, और ये 2006 में आया भी था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ थीसिस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस। ओके, रिसर्चर मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी। हाँ, रिसर्चर में एनालिटिकल एबिलिटी तो होनी ही चाहिए, तब तो वो रिसर्च कर पाएगा। वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। यस, देखिए फर्स्ट और सेकंड जैसे ही ऑप्शन मैंने पढ़ा ना, तो मुझे क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होगा। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होगा, और सही में ऑल ऑफ द अबव इसके ऑप्शन में है। और किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130, a researcher problem is feasible only one. It has utility and relevance. It is researchable. It is new and adds something to the knowledge. या फिर all of the above. Clearly all of the above. बहुत ही easy और बेसिक क्वेश्चन है, और 2007 में ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। यहाँ पे KVS मैदान में प्लस पॉइंट यही है बुक में कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है। अगर पेपर 1 के सारे MCQ और सारे कंटेंट आपने कवर कर लिए हैं तो 80+ आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, 70+ तो खुद मेरे ही आया, जबकि मैंने पेपर 1 में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी। बस मैंने कैसे तैयारी की थी, अगर कभी आपको जानना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगी कि जस्ट 1 मंथ में मैंने कैसे UG नेट को क्रैक किया था। ठीक है ना, चलिए 131, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट रिसर्चर इंटरेस्टेड The first question that a researcher interested in the application of a statistical technique to his problem has to ask is whether the data could be quantified, whether appropriate statistical techniques are available, whether analysis of data would be possible, और whether worthwhile inference could be drawn। जैसे ही हम जब रिसर्च करने जाते हैं, सबसे पहले हमारे जो दिमाग में क्वेश्चन आता है वो आता है डेटास को लेके, कि ठीक है मैंने ये टॉपिक तो चुन लिया है, फिर डेटास कैसे कलेक्ट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए थे ना जो जिस पे डेटा ही अवेलेबल नहीं था। मतलब प्राइमरी डेटा तो प्राइमरी डेटा हम कर सकते थे उस पर थोड़ा बहुत, लेकिन सेकेंडरी डेटा ही अवेलेबल नहीं था। इवन रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल नहीं थे। मैंने कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए थे। फिर मैंने जब अपने प्रोफेसर से बात करी तो उन्होंने कहा कि रिसर्च तो कर सकती हो, बट ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, और प्लस क्वालिटी रिसर्च निकल के सामने नहीं आएगा, और करना बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि इस पर डेटाज अवेलेबल नहीं। तो जैसे ही हम जब रिसर्च करने जाते हैं ना, तो डेटा जो होता है, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, सोर्सेस क्या होंगे, क्वांटिफाइड होंगे, एनालिसिस होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारे दिमाग में सबसे पहले पॉइंट आता है। तो बोल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो वेदर डेटा कैन बी क्वांटिफाइड, क्या डेटा को हम क्वांटिफाइड कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर है 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा कलेक्शन मैथड, डेटा कलेक्शन का मैथड कौन कौन सा है, ठीक है, द ओपिनियन, पॉजिटिविज्म, केस स्टडी या फिर इंटरव्यू। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका सही आंसर होगा हमारा इंटरव्यू। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इंटरव्यू मेथड को अडॉप्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 133 में क्या पूछ रहा है हमसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन सेवरल पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग फैसिलिटेटर एम्फेसिस on a question, a specific and defined topic and interaction within the group and the joint construction of meaning is, ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोकस ग्रुप। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, ये उस क्वेश्चंस में आता है। ओके, द प्रोसेस नॉट नीड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस जो है उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन, ये तो ज़रूरी होता है। मैनिपुलिकेशन एंड रिप्लिकेशन, ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। कंट्रोलिंग, यस ये भी उस कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। रेफरेंस कलेक्शन, ये हमारा नहीं होता, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं पूछता ना तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी में ऑल का ऑप्शन रहता, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा इसीलिए रेफरेंस कलेक्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक स्मॉल कॉन्सेप्ट आज हमारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए 135, which type of study will be preferred by researchers to estimate the degree of relationship between the level of education and achievement। यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है। जैसे ही रिलेशनशिप की बात होती है, रिलेशन वर्ड जो हमें दिखता है ना, तो वहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में, मोस्टली ऑप्शंस में आपको को रिलेशन जरूर दिखता है, और यहाँ पे रिलेशनशिप का बात हो रही है लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोरिलेशनल, क्योंकि कोरिलेशनल वर्ड हमें दिख गया है, रिलेशनशिप है, कोरिलेशनल है, ये सब क्या है कीवर्ड है, ये सब जो है हमारे कीवर्ड है कि ये वर्ड मैंने देख लिया है तो ऑप्शन में ये होना ही है। और जैसे ही ऑप्शन आप देखिए वो होगा, एकदम मार देना है आंख बंद करके, उसको कोई सोचना ही नहीं, सेकंड थॉट ही नहीं लाना है वहां पे, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 136 नंबर क्वेश्चन, विच स्केल इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। हम अपने डेटा को स्टैटिस्टिकल वे में, अगर आप जब रिसर्च करने जाएंगे तो SPSS सॉफ्टवेयर एक यूज़ होता है, उसमें ये जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं उसमें इसका मतलब इसी के बेस पे वो पूरा सॉफ्टवेयर हम मतलब पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। तो 4 स्केल होते हैं मेजरमेंट के, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। चारों का अपना अलग अलग यूज़ है, ठीक है ना। नॉमिनल क्या होता है, जब हम किसी नेम, देखिए स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सारे जो भी हमारे क्वेश्चनर के थ्रू जो भी डेटा हमारे पास आता है ना, उसको हम नंबर्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। जब नंबर्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें स्केल ऑफ मेजरमेंट चूज करना पड़ता है, और वहाँ पे चारों ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, आई होप कि SPSS सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक स्मॉल सा वीडियो SPSS सॉफ्टवेयर के बारे में दे दूंगी, क्योंकि अगर आप रिसर्चर हो और आप नेट करने जा रहे हो या PhD करने जा रहे हो तो SPSS सॉफ्टवेयर आपको आज नहीं तो कल यूज़ करना ही करना है। ठीक है ना, ये तो एकदम मतलब मस्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नॉमिनल मतलब क्या हो रहा है, नेम, जब हम नेम को क्वांटिफाइड करते हैं नंबर्स में तो वहाँ पे हम नॉमिनल रेट ऑफ स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि धोनी है, सचिन है, तो जब वो बैटिंग करते हैं, या फिर आप फुटबॉल भी देखिए, जितने भी ये होते हैं एथलीट्स होते हैं, उनके नंबर, उनके जर्सी पे कुछ नंबर्स लिखा रहता है। ठीक है ना, जैसे धोनी का 7 हो गया, तेंदुलकर का शायद 9 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 9 नंबर पे ही उतरेंगे या फिर 7 नंबर पे ही उतरेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उनके नंबर्स, उनके नेम को उस नंबर से क्या कर दिया गया है, क्वांटिफाइड कर दिया गया है। तो ये होता है हमारा नॉमिनल स्केल। फिर क्या होता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि हम चीज़ों को ऑर्डर में
सेट करते हैं। इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में हम लोग मेजरमेंट यूनिट्स को लेते हैं, मान लीजिए सेल्सियस हो गया, आपका फ़ारेनहाइट हो गया, ये सब लेते हैं। और रेशियो में क्या लेते हैं, रेशियो तो पता है, रेशियो में ये जितने ऊपर जितने 3 के बारे में मैंने बताया है ना, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रेशियो में अप्लाई होते हैं। और आप किसी भी टर्म्स में उसे चेंज कीजिए, केजी में कीजिए, लीटर में कीजिए, कैसे भी चेंज कीजिए, बट उसका जो रेशियो आएगा ना वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नॉमिनल। नॉमिनल जो होता है सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजीएस्ट फॉर्म होता है मेजरमेंट का, और सबसे अच्छा जो फॉर्म होता है, सबसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड हो गया ये क्वेश्चन कि आप करेक्ट ऑर्डर में इस 4 लेवल को आप सेट कीजिए। तो देखिए 136 का जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, बस वही आपका आंसर है। ठीक है, कभी कभी अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि किसी क्वेश्चन का आंसर किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसका करंट सीक्वेंस क्या होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल सबसे बेसिक हो गया, फिर हमारा हो गया ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद इंटरवल, और रेशियो हमेशा लास्ट में रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 138, वी यूज फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस को हम कैसे यूज करते हैं, टू नो द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, या टू टेस्ट हाइपोथेसिस, या टू नो द डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखिए डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। या फिर डी हमारा क्या है, टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा डी, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस में क्या करते हैं, जो बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, मेनी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फैक्टर के बेसिस पे हम उसे एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत स्पीड तो मैं नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली टाइम भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अगर हो जा रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं और स्लो फिर आ जाऊंगी। ठीक है ना, वैसे मैं थोड़ा सा स्पीड चल रही हूँ अपने हिसाब से। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज। द प्रोसेस नॉट नीड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा प्रोसेस की जरूरत हमें नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2009 में ये क्वेश्चन हमारा फिर से देखने को मिला है, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं इसका लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। ऑब्जर्वेशन तो होगा हमारा, मैनिपुलेशन भी होगा, कंट्रोलिंग भी होगा, कंटेंट एनालिसिस हमारा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि नॉट पूछा है। उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यूज इज दैट स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यूशन क्या है, तो कोरिलेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज -1 से +1 के बीच होना चाहिए। अगर आपका वैल्यू -1 से नीचे या +1 से ऊपर अगर आ रहा है, इसके बाहर आ रहा है, तो वो आपका आंसर गलत है। तो वहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा जो -1 और +1 के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगा, वही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, एकदम ट्रिक को याद करके रखना है कि जो -1 +1 के नियरेस्ट होगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन हम देख लेते हैं, +0.10, -0.95, +0.90 या फिर -1। देखिए -1 ही हमारा यहाँ पे दे दिया है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, -1। द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड। ये कैसा कोरिलेशन है, कोरिलेशन हम पढ़ते हैं मेनली 2 टाइप का पढ़ते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब एक के असर से दूसरे के भी असर पे, अगर जैसे कि पॉजिटिव क्या होता है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर, अगर ए इंक्रीज कर रहा है बी भी इंक्रीज कर रहा है तो वो पॉजिटिव है। अगर ए इंक्रीज कर रहा है और बी डिक्रीज कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, 2 वेरिएबल्स है यहाँ पे, और उनकी बात क्या हो रही है कि इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर की बात हो रही है और ग्रेड की। तो टेस्ट स्कोर अगर अच्छे होंगे इंटेलिजेंस के तो हमारा ग्रेड भी ऑटोमेटिक क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का याद है आपको, मैंने अपनी पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा नेट सर्फिंग बहुत ज़्यादा करता है, जिसका असर उसके एजुकेशन पे पड़ता है कि उसके एग्जाम में उसके जो मार्क्स है वो डेटोरिएट कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि वो इंटरनेट सर्फिंग ज़्यादा कर रहा है तो एग्जाम में मार्क्स डेटोरिएट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है ना, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फैक्ट इज द रिफ्लेक्ट द हाइस्ट वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसका देखिए ऑप्शंस, ये सब क्वेश्चन है हमारे जो ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन में जो नियर बाय आंसर रहेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 0.22 प्लस 0.91 माइनस 0.49 या फिर माइनस 0.92। तो सबसे नियरेस्ट हमारा क्या होगा, सबसे नियरेस्ट हो जाएगा माइनस 0.92। नेक्स्ट हमारा अ वाइडली यूज्ड फॉर्मेट डेवलप्ड बाय रेंसिस लाइकर्ट। लाइकर्ट चार्ट क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को पता हो। इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द, किसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, एटीट्यूड्स के बारे में, मोरल के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर विल बी एटीट्यूड। दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द वेरियस एग्जामिनेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। 144 ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च किस पे करता है, एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रुथ, फाइंडिंग कंसिस्टेंट विथ रियलिटी, इंटर रिसर्चर अग्रीमेंट, या फिर मैथडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। करेक्ट आंसर विल बी बी, फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विथ रियलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 145 टू एक्सटेंड टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इज एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे देखिए वैलिडिटी की बात हो रही है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी, ये सब क्या है, आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, फेस वैलिडिटी क्या होती है, फिर कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। अभी मैं अगर इसको बताने चल जाऊँ तो करीब मुझे आधा घंटा लग जाएगा इसी सारे पॉइंट्स को बताने में। तो होप है कि आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऑप्शंस पे चलती हूँ। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो है दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली करते हैं बट एज्यूम हम करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, फील्ड स्टडी किससे रिलेटेड होता है, रियल लाइफ सिचुएशन से, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से, लेबोरेटरी सिचुएशन से, या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर विल बी रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन से हमारा फील्ड स्टडी जो होता है वो कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मेथड ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली मेजर व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर इज नोन एज, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर विल बी कंटेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट है हमारा द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च स्टडी अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द स्टडी इटसेल्फ एंड द एक्सटेंट टू विच कंक्लूजन कैन बी जनरलाइज्ड इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या 149 और 150, बस दो ही क्वेश्चन हमारे बचे, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 149 the extent to which the design and data of research study allows the researcher to draw accurate conclusion about cause and effect। accurate conclusion की बात हो रही है। इसके पहले हमारे assumed की बात हुई थी, observed की बात हुई थी, exist की बात हुई थी। यहाँ पे क्या बात हो रही है, actual accurate conclusion की बात हो रही है। cause and effect relationship and other relationship within the data, इसे हम क्या कहते हैं, internal validity कहते हैं, ठीक है। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च विल बी एट स्टेक व्हेन, बोल रहे हैं कि किसी भी रिसर्च की जो वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, वो कब दाव पर लग जाती है। यानी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, नेगेटिव ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला बोल रहा है द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड टाइम फ्रॉम इट एक्यूरेंस, जब हुआ है उसके बहुत लॉन्ग पीरियड के टाइम के बाद, हाँ ठीक है, हो सकता है। द ऑथर हु इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बायस्ड, अगर वो बायस्ड होगा, इनकम्पिटेंट होगा, तो ऑब्वियसली रिसर्च हमारा दाव पे लग जाएगा, ये भी होगा। द रिसर्चर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन, उसकी में लॉजिकल एबिलिटी नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ठीक है। अगर ये सब जो है रिसर्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर यही उसके पास नहीं तो उसका रिसर्च कैसे अच्छा होगा, तो ये भी ऑप्शन होगा हमारा। और डी देखिए, जैसे कि हमारा 2-3 ऑप्शन अगर सही, अगर 2 ऑप्शन में हमको अगर सही दिख रहा है कि 2 ऑप्शन तो होगा ही, तो उस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होना ही है। और ठीक हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जा रहा है, ऑल ऑफ द अबव, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 150 का डी। यहाँ पर आज के 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आप लोग को मज़ा आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यू, एग्जाम्स अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं। आई थिंक 1 and 1.5 मंथ के अंदर में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे।
अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप लोग की क्वेरी रही, अगर आप लोग का डिमांड रहा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैं वीडियोस और बनाऊंगी जैसे आप लोग के डिमांड्स होंगे। और मेरी कोशिश यही है कि एग्जाम से पहले आपका पेपर 1 एटलीस्ट मैं अपने साइड से कंप्लीट कर लूँ। बाकी आपके साइड से आपको तो पढ़ना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।